वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एक बेसिक सा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है आपका हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, कुछ बेसिक सा कंसेप्ट जानना है। तो पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू नो अबाउट द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों को पता है आई थिंक। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? जिस बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होता है, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन ए बुक, दैट बुक इज नोन एज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक में बिजनेस का ट्रांजेक्शन सारा रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका जर्नल बुक, और एक दूसरा है आपका फाइनल बुक, जिसको बोला जाता है लेजर बुक, ठीक है। तो एक होता है आपका जर्नल बुक और एक होता है आपका लेजर बुक। तो आज हम लोग जर्नल बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब जर्नल बुक का बात आता है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द जर्नल बुक, ठीक है, जर्नल बुक, तो जर्नल बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है या प्राइमरी बुक भी बोला जाता है, ठीक है। तो जर्नल बुक को क्या क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री और प्राइमरी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी बुक बोलने का मेन रीजन क्या है? देखिए, एक बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हुआ है। तो ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाई करने के लिए whether the transaction is business transaction or not, or whether the transaction is valid transaction or not, it is determined by an proof. एक प्रूफ के जरिए इसको डिटरमाइन किया जाता है। सो बाय ए प्रूफ, तो द प्रूफ इज नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट में कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट के द्वारा ही उसको क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है? जैसे कि कैश मेमो हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट आपका, इनवॉइस हो गया वो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, मेमो हो गया वो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। सो दिस आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द प्रूफ्स अबाउट द ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, उसका एविडेंस कहां से मिलेगा हम लोगों को? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहला कैटेगरी में आता है आपका ट्रांजेक्शन। अभी ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन क्या करना है? वो रिकॉर्ड करना है। जब ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो पहला बार जो जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उसको बोलते हैं प्राइमरी बुक। तो ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम हम लोग जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए जर्नल बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी बुक बोला जाता है। याद रहेगा ना? तो ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जर्नल बुक, hence the journal book is known as the books of primary entry और books of original entry। अभी जर्नल बुक में हम लोग ट्रांजेक्शन को किस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, डेट वाइज। तो डेट वाइज हम लोग ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए जर्नल बुक को क्या बुक बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोला जाता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। हियर द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करना। मानिए कि 1 तारीख का ट्रांजेक्शन 1 तारीख होगा, उसके बाद 2 तारीख, उसके बाद 3 तारीख, उसके बाद 4 तारीख। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख उसके बाद 3 तारीख उसके बाद 2 तारीख, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन हम लोग अकॉर्डिंग टू डेट वाइज हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। जब जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? डुअल एस्पेक्ट, ठीक है। ट्रांजेक्शन को हम लोग डुअल एस्पेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? इसके लिए एक सेपरेट हम वीडियो हम लोग बनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना जानना है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 इफेक्ट होता है। 2 इफेक्ट होता है। एक होता है आपका
डेबिट और एक होता है आपका क्रेडिट। ठीक है, तो एक होता है आपका डेबिट एंड एक होता है आपका क्रेडिट। अभी डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे डेबिट पॉजिटिव होता है, कुछ कुछ जगह पे डेबिट नेगेटिव भी होता है, और कुछ कुछ जगह पे क्रेडिट पॉजिटिव होता है और कुछ कुछ जगह पे क्रेडिट क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, हम लोग धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे डेबिट पॉजिटिव होगा और कहाँ कहाँ पे डेबिट आपका क्रेडिट मतलब नेगेटिव होगा। तो आज हम लोग जर्नल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जर्नल बुक में बारे में बात कर रहे हैं। तो जर्नल बुक में अभी कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करेगा, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक होगा आपका डेबिट और एक होगा आपका क्रेडिट, मिनिमम 2 एस्पेक्ट। उसके ऊपर भी हो सकता है 2-3 डेबिट भी हो सकता है, 2-3 क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक डेबिट और एक क्रेडिट रहेगा। जिस ट्रांजेक्शन में एक डेबिट और एंड एक क्रेडिट रहता है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या सिंपल ट्रांजेक्शन बोलते हैं, सिंपल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और जिस ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा डेबिट रहेगा या एक से ज्यादा क्रेडिट रहता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्री भी बोला जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किसी एंट्री को, किसी ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग जर्नल बुक में रिकॉर्ड करें। तो जर्नल बुक में जिस प्रोसेस में हम लोग जर्नल एंट्रीज, जिस प्रोसेस में हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, याद रहेगा क्या बोला जाएगा उसको, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के द्वारा ट्रांजेक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अभी जर्नल एंट्री क्या है और कैसे हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। देखिए कि अगर आपका कंसेप्ट जर्नल एंट्रीज में 0 है ना तो आपको कॉमर्स पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। अगर जर्नल एंट्रीज आपको आता नहीं है इसका मतलब आप लेजर भी नहीं कर सकते, अगर लेजर नहीं कर सकते तो आप लोग ट्रायल बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जर्नल जानना बहुत जरूरी है कि जर्नल को हम लोग कैसे इजी वे में सीख सके। देखिए जर्नल को आप कभी भी बाय हार्ट मत कीजिए, जर्नल का एक बेसिक सा फॉर्मूला रहता है, बेसिक सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के आधार में जर्नल एंट्री पास किया जाता है। धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो जब जर्नल एंट्री करना होता है ना तब हम लोगों को क्या चीज के बारे में जानना पड़ेगा, हम लोगों को अकाउंट्स के बारे में जानना पड़ेगा, अकाउंट्स हेड्स के बारे में जानना पड़ेगा, अकाउंट हेड्स। तो अकाउंट्स हेड्स को 2 अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है। एक आपका हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और एक दूसरा हेड है उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। जब हम लोग ट्रेडिशनल का बात बोलेंगे, ट्रेडिशनल को और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है इंग्लिश अप्रोच, और मॉडर्न को बोला जाता है अमेरिकन अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं सारा अमेरिकन अप्रोच। अभी इंग्लिश अप्रोच में अकाउंट हेड कितना टाइप का है, इंग्लिश अप्रोच में यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको बोला जाता है इंग्लिश अप्रोच। तो इंग्लिश अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट हेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आता है आपका रियल अकाउंट और तीसरा आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जब हम लोग पर्सनल अकाउंट का बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पर्सनल अकाउंट को 3 कैटेगरी, एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट मतलब बिजनेस का सारा एसेट और नॉमिनल को एक्सपेंसेस या लॉसेस, उस साइड में आपका गेन और इनकम व प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि नेचुरल पर्सन में क्या क्या आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में क्या क्या आएगा और रिप्रेजेंटेटिव में क्या क्या आएगा। तो ध्यान से सुनिए, नेचुरल पर्सन मीन्स ऑल ह्यूमन बीइंग,
ऑल ह्यूमन बींग, ऑल ह्यूमन बींग, जैसे कि राम, श्याम, हम हो गए, आप हो गए, ठीक है। जितना सारा आदमी लोग होता है, जितना सारा ह्यूमन होता है, वो सारा नेचुरल पर्सन के अंदर आता है। कोई भी पर्सन का नाम हो गया वो नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब हो गया कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब ह्यूमन जो क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कि कॉलेज का नाम आर्टिफिशियल पर्सन, बैंक का नाम आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी टाउन क्लब का नाम आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन है। नाउ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? किसी चीज को, किसी को रिप्रेजेंट करना। जैसे कि ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है। ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है किसी चीज को दूसरा अकाउंट के द्वारा रिप्रेजेंट करने से उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट में हम लोगों का है एसेट, सॉरी रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट। बिजनेस का जितना सारा प्रॉपर्टी होगा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जितना सारा प्रॉपर्टी है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। जैसे कि बिजनेस का मशीन हो गया, कार हो गया, ठीक है, बिजनेस का मशीन, कार, फर्नीचर, कैश, बैंक बैलेंस, तो दिस ऑल आर द थिंग्स रिलेटेड टू द रियल अकाउंट। और रियल मतलब बिजनेस का एसेट। और नॉमिनल में बिजनेस का जितना भी खर्चा होगा या बिजनेस का जितना भी लॉस होगा। खर्चा और लॉस दोनों सेपरेट सेपरेट कॉन्सेप्ट है। फर्दर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आज के लिए हम लोग को जानना है बिजनेस का जितना सारा एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल में जाएगा, या बिजनेस का जितना सारा लॉस है वो भी नॉमिनल में जाएगा। और बिजनेस का जितना इनकम होगा, जितना गेन होगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो सारा कहा जाएगा नॉमिनल अकाउंट के हेड में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है राम। तो राम बोलने के साथ साथ हम लोग को ब्रेन में स्ट्राइक किया है कि राम इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, सो इट इज ए नेचुरल पर्सन and it will come under the category of personal account under traditional approach. Whenever we talk about the State Bank of India, हम लोग को मालूम है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नाम है, लेकिन ये कोई पर्सन का नाम नहीं है, एक क्या है? बैंक का नाम है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इसको किसने बनाया? इसको ह्यूमन बींग ने बनाया, लोगों ने बनाया इसको। आर्टिफिशियल पर्सन इट ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि नेचुरल पर्सन या पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सन दिस आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसलिए इसका मेन हेड क्या होगा? सब हेड है आपका नेचुरल पर्सन और मेन हेड में आएगा आपका पर्सनल अकाउंट। वैसे ही एसबीआई का सब हेड है आपका आर्टिफिशियल पर्सन और मेन हेड होगा आपका पर्सनल अकाउंट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मानिए कि लिखते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? अगर प्रोप्राइटर खुद के यूज के लिए बिजनेस से कोई पैसा लिया है या बिजनेस से कोई गुड्स लिया है, कुछ सामान लिया है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहां से ड्रॉइंग से अगर जब जब ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट आता है तो ब्रेन में एक ही बात आता है कि ड्रॉइंग्स का मतलब है यहाँ पे मालिक ने बिजनेस से कोई भी सामान या कोई भी कैश लेके घर गया है, पर्सनल यूज के लिए लिया है। तो इसका मतलब होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज ऑल्सो द सब हेड ऑफ पर्सनल अकाउंट, सो द मेन हेड विल बी द पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मशीन, तो मशीन बोलने के साथ साथ ये बिजनेस का क्या है? बिजनेस का एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी होने से बिजनेस का क्या हो गया? एसेट हो गया। तो एसेट होने से ये क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। वैसे ही अगर लैंड, बिजनेस का लैंड, तो लैंड होने से क्या है? बिजनेस का प्रॉपर्टी है, तो ये भी बिजनेस का एक संपत्ति हो गया ना, तो ये भी बिजनेस का प्रॉपर्टी, इसका मतलब एसेट, तो ये भी हो गया आपका रियल अकाउंट। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कार, तो बिजनेस में एक गाड़ी है, तो गाड़ी होने से ये एसेट है, बिजनेस का प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स द रियल अकाउंट। तो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में सैलरी। सैलरी हर महीना बिजनेस को सैलरी देना होता है। किसको सैलरी देते हैं? स्टाफ को। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, सैलरी बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसलिए वो
एक्सपेंसेस किसका टाइप था? नॉमिनल अकाउंट का टाइप था। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस के किसी को डिस्काउंट दिया तो ये बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। अगर लॉस होता है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद सेल, बिजनेस से कुछ सामान सेल किया है बिजनेस ने, तो सेल करने से बिजनेस का क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट मतलब इनकम, तो ये भी नॉमिनल के हेडिंग में आएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं परचेस का, सपोज यहाँ पे लिखते हैं हम लोग परचेस, बिजनेस से कुछ सामान खरीदा, सामान खरीदने से बिजनेस का खर्चा होगा, अगर खर्चा होगा एक्सपेंसेस तो ये भी नॉमिनल का पार्ट है। तो आई बात समझ में? सो दिस आर द बेसिक्स एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट हेड का कुछ बेसिक सा यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जांपल लिखा है। अभी हम लोग बात करेंगे अमेरिकन अप्रोच का, अमेरिकन अप्रोच, और जिसको बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच। तो जब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच का बात करेंगे तो अंडर दैट कैटेगरी द अकाउंट हेड क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी में आएगा आपका एसेट, दूसरा कैटेगरी में आएगा लायबिलिटी, तीसरा कैटेगरी में आएगा एक्सपेंसेस, नेक्स्ट रेवेन्यू, एंड लास्ट में आपका कैपिटल। So there are 5 accounts heads under the American approach और modern approach। अभी एसेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस का जितना सारा प्रॉपर्टी होगा वो कहां पे आएगा? एसेट के हेडिंग में आएगा। या अमाउंट रिसीवेबल, अगर बिजनेस किसी से पैसा पाता है, बिजनेस किसी से पैसा पाता है तो वो जिससे पैसा पाता है वो बिजनेस का क्या होगा? एसेट होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर कार बिजनेस का प्रॉपर्टी है तो कार भी आपका एसेट में आएगा। कि मानिए कि एक आदमी है और ये है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स को बिजनेस ने बाकी में सामान सेल किया था, तो मिस्टर एक्स को बिजनेस ने बाकी में सामान सेल किया था, तो बिजनेस यहां से इससे क्या होगा? पैसा पाएगा ना फ्यूचर में जाके। बिजनेस विल गेट द मनी फ्रॉम दिस पर्सन, इससे पैसा पाता है, तो दिस पर्सन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेट। क्योंकि बिजनेस इससे पैसा पाता है। सिमिलरली लायबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पेएबल, अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना है तो वो हो गया लायबिलिटी। कि मानिए कि मिस्टर वाई से बिजनेस ने बाकी में सामान खरीदा था, तो मिस्टर वाई से बिजनेस ने बाकी में सामान खरीदा था, तो बिजनेस अभी मिस्टर वाई को फ्यूचर में पैसा देगा या बिजनेस इसको पैसा देने वाला है फ्यूचर में, तो मिस्टर वाई बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। वैसे ही बैंक लोन का एक एग्जांपल लीजिए कि बिजनेस ने क्या किया? बैंक से लोन लिया था, बिजनेस ने क्या किया? बैंक से लोन लिया था। इसका मतलब फ्यूचर में जाके बिजनेस इस लोन को रीपेमेंट भी तो करेगा। तो बिजनेस अगर फ्यूचर में जाके बैंक का लोन रीपेमेंट करता है तो बिजनेस के लिए बैंक लोन एक लायबिलिटी है। कि लायबिलिटी का मतलब फ्यूचर में जो पैसा देने वाला होता है उसको बोलते हैं लायबिलिटी। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा अमाउंट पेएबल, जो पैसा फ्यूचर में देने वाला होगा हम लोग लायबिलिटी के अंदर में रखेंगे। एक्सपेंसेस रेगुलर में जो खर्चा होता है, रेगुलर खर्चा, जैसे कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, स्टेशनरी आइटम, कोई भी चीज खरीदना, परचेस करना, कोई भी गुड्स खरीदना। हाँ, तो गुड्स और एसेट खरीदने में डिफरेंस है, बाद में हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा आपका एक्सपेंसेस के अंदर में आता है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू मतलब बिजनेस का इनकम, जैसे कि बिजनेस ने सेल किया, बिजनेस का इनकम हुआ। बिजनेस डिस्काउंट रिसीव किया, किसी से बिजनेस को डिस्काउंट मिला, ये बिजनेस का इनकम हो गया। कमीशन मिला बिजनेस को, बिजनेस का इनकम हो गया। ये सारा रेवेन्यू के अंदर आता है। और लास्ट में आता है आपका कैपिटल। तो कैपिटल मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम आएगा, व्हेन द प्रोप्राइटर इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस। जब मालिक बिजनेस में पैसा देते हैं उस पैसे को कैपिटल बोला जाता है। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम मिस्टर एक्स ने बिजनेस को 10,000 रुपए देके स्टार्ट किया है। अभी देखिए यहाँ पे मिस्टर एक्स इज द ऑनर, मिस्टर एक्स को हम लोग ऑनर समझते हैं, और मिस्टर वाई भी है।
तो ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना, ये बिजनेस को स्टार्ट किया मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए देके। तो इस केस में मिस्टर एक्स का जो भी पैसा होगा उसको हम लोग कैपिटल के कैटेगरी में लिखेंगे, और मिस्टर वाई से 10,000 रुपए लिया था बिजनेस करने के लिए, तो मिस्टर वाई बिजनेस का ऑनर नहीं है। तो यहां से मिस्टर वाई से जो भी पैसा मिला उस पैसे को हम लोग लोन के हिसाब से देखेंगे, इसलिए मिस्टर वाई को हम लोग लायबिलिटी के अंदर में रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये तो था आप लोगों का क्लासिफिकेशन। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हो गया आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी देखिए रूल को आप साथ ही साथ लिख लीजिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जब हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का बात करेंगे तब हम लोग इस रूल को दो कैटेगरी में डिवाइड करके लिखेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग का अकाउंट हेड कितना था? 3 था, 3 अकाउंट हेड था। तो पहला हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट में हम लोग कब कब डेबिट करेंगे और कब कब क्रेडिट करेंगे। डेबिट को हम लोग डीआर से इंडिकेट करते हैं और क्रेडिट को हम लोग सीआर से इंडिकेट करते हैं। तो डेबिट कब होगा? डेबिट द रिसीवर, इसको आपको लिखना है और बाय हार्ट भी करना है। क्रेडिट द गिवर। वैसे ही हम लोग ट्रेडिशनल में एक और अकाउंट मिला था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम लोग डेबिट और क्रेडिट कब करेंगे? डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे, एंड व्हाट गोस आउट। आज हम लोग जर्नल नहीं सीखेंगे, सिर्फ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद रियल अकाउंट के बाद हम लोग का आता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट कब कब होगा? तो जब डेबिट होगा उसको हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस और लॉसेस। जितना सारा बिजनेस का खर्चा होगा और बिजनेस का जितना सारा लॉस होगा वो सारा डेबिट होगा। और क्रेडिट कब होगा? गेन और इनकम। बिजनेस का जितना सारा इनकम होगा, जितना सारा प्रॉफिट होगा, वो सारा हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट कब होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट एक्सपेंसेस या लॉसेस होने से डेबिट करेंगे और क्रेडिट गेन और इनकम होने से हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग अभी मॉडर्न में समझेंगे डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है। ये रूल को आपको बाय हार्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। जब हम लोग अमेरिकन अप्रोच का बात करेंगे तो यहाँ पे कितना अकाउंट होता है? अकाउंट हेड हम लोग का 5 हो गया, अभी हम लोग ने सीखा था। एक हो गया एसेट। तो एसेट में डेबिट कब होगा? डेबिट और क्रेडिट कब होगा? डेबिट होगा इंक्रीज होने से, यहाँ पे हम लोग प्लस साइन लिखेंगे। और क्रेडिट होगा डिक्रीज होने से। एसेट अगर घटता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही हम लोग एसेट के बाद हम लोग को और एक अकाउंट हेड होता है क्या? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में डेबिट कब करेंगे? क्रेडिट कब करेंगे? तो डेबिट करेंगे हम लोग जब लायबिलिटी डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होने से हम लोग डेबिट करेंगे। और क्रेडिट करेंगे हम लोग जब लायबिलिटी, हम लोग का बिजनेस का लायबिलिटी इंक्रीज होगा, तब हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में डेबिट और क्रेडिट कब होगा? डेबिट होगा जब इंक्रीज होगा, खर्चा बढ़ेगा, तो इसमें हम लोग डेबिट करेंगे। और जब खर्चा कमेगा, डिक्रीज होगा, तब हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो प्लस साइन और ये आपका माइनस साइन। नेक्स्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस के बाद आता है रेवेन्यू। तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग रेवेन्यू। तो रेवेन्यू में डेबिट और क्रेडिट कब होगा? रेवेन्यू में डेबिट होगा जब डिक्रीज होगा, तब आप लोग का डेबिट। और जब इंक्रीज होगा तब क्या होगा? क्रेडिट। और लास्ट में आपका होता है कैपिटल। तो कैपिटल में डेबिट कब होगा? डेबिट होगा डिक्रीज होने से, और क्रेडिट होगा इंक्रीज होने से। ठीक है, डेबिट होगा
डिक्रीज होने से और क्रेडिट होगा इंक्रीज होने से। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जर्नल बुक को क्यों प्राइमरी बुक या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। उसके बाद डबल एंट्री सिस्टम किस लिए डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है, और अकाउंट हेड्स के बारे में हम लोगों ने सीखा डिटेल्स में। अकाउंट हेड्स हम लोगों ने सीखा ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच में, हम लोगों ने सीखा मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच में, हम लोगों ने सीखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम लोगों ने आज सीखा। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कौन सा रूल को गोल्डन रूल बोला जाता है, कौन सा रूल को गोल्डन रूल बोला जाता है, तो याद रखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल अप्लाई होगा ना, ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल को गोल्डन रूल बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।